ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो कल का लेक्चर था, ओके, उसमें हम लोगों ने वी सॉ टू डेरिवेशंस। ओके, पहला वाला जो डेरिवेशन था दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्पेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। ठीक है, जिसके ऊपर हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था कि एक हॉलो स्फीयर था और बाहर के तरफ से हम लोगों ने क्या किया था, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया था। ठीक है, और उसको जो एनक्लोज करने वाला सरफेस था, गॉसियन सरफेस, ओके, वो भी स्पेरिकल नेचर का था। इनफैक्ट वो भी एक स्पीयर ही हम लोगों ने कंसीडर किया और वो कॉन्सेंट्रिक स्पीयर कंसीडर किया। यानी जो हमारा जो एक्चुअल जो स्पेरिकल शेल है, ओके, या जो हॉलो स्पीयर है, वो हॉलो स्पीयर और जो गॉसियन सरफेस है, दोनों का सेंटर क्या था, सेम था। ठीक है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट डेरिवेशन हम लोगों ने देखा, जिसको आप एप्लीकेशन भी बोल सकते हो, सेकंड एप्लीकेशन, ओके, दैट वाज जो इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, ओके, सिलेंड्रिकल चार्ज्ड वायर। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो सिलेंड्रिकल चार्ज वायर था, ओके, उसके आजू बाजू भी जो हम लोगों ने सरफेस कंसिडर किया, ओके, वो गॉसियन सरफेस कंसिडर किया और वो गॉसियन सरफेस क्या था, गॉसियन सिलेंडर था। ओके, यानी जैसा ऑब्जेक्ट वैसा हम लोग क्या कर रहे हैं, ओके, गॉसियन सरफेस कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग केस देखने वाले हैं, ओके, जो आपका थर्ड एप्लीकेशन रहने वाला है, उसमें जो गॉसियन सरफेस कंसिडर करने वाले हैं वो थोड़ा अलग रहने वाले हैं। ठीक है, वो जो केस है वो क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, अब पहली बात तो ये है कि जब मैं ये डेरिवेशन लूंगा, ठीक है, तो पहला एजम्पशन मैं आपको यहां पे जो बताऊंगा, ओके, दैट विल बी द चार्ज्ड या द चार्ज इज ओनली ऑन वन साइड ऑफ द शीट। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, बोलने का मतलब क्या है कि अगर ये एक प्लेन शीट है, आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ओके, और इस साइड पे मैं क्या कर रहा हूं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो चार्ज जो है वो एक साइड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, यस। अच्छा, कुछ बुक्स में ऐसा दिया हुआ है जो चार्ज है वो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, वो केस में क्या करना है, ओके, ऐसे एजम्पशन में क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जो चार्ज है वो एक ही साइड पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो शीट है वो कैसी है, इट इज वेरी, ओके, लार्ज। यू कैन से इसका जो सर्फेस एरिया है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। ओके, इट इज अ इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट या लार्ज शीट, यू कैन से। ओके, यस। अब बोलने का मतलब क्या है कि अगर ये शीट को हम लोग कंसिडर करेंगे, ओके, तो ये आप देख सक रहे हो, जो रेक्टेंगल है, ओके, उसके एक साइड पे क्या किया हुआ है, हम लोगों ने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, यस। चाहिए तो मैं आपको डायग्राम यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, ये हम लोगों ने शीट कंसिडर की है। ओके, और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली क्या किया है मैंने, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे केस में अभी हम लोगों को ये नहीं पता है कि टोटल कितना चार्ज है। ओके, ये क्यों नहीं पता है, तो हम लोग बोल रहे हैं सबसे पहले क्या है, शीट क्या है, इनफाइनाइट है, उसके ऊपर कितना चार्ज आ सकता है वो हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, हम लोग एक चीज डिफाइन कर सकते हैं, सिंस वी आर सेइंग द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, यस, सो विल से assuming surface charge density to be uniform throughout। बोलने का मतलब क्या है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पर यूनिट एरिया, ओके, और एक साइड पे ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द वन साइड। जो एक साइड पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस के ऊपर कंसिडर करता हूं, तो यहां पे मैं एक पैरामीटर डिफाइन करूंगा जिसको मैं बोलूंगा सिग्मा। नाउ सिग्मा इज व्हाट, टोटल चार्ज, लेट अस से क्यू अपॉन टोटल एरिया। ओके, अब जो टोटल एरिया है उसको मैं लेट अस से 80 बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, 80। अब अभी एक्चुअली इनफाइनाइट है शीट, तो हम लोग ये एक्चुअली निकाल भी नहीं सकते टेक्निकली। ओके, लेकिन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं एक लार्ज शीट है, ठीक है, जिसका एरिया हम लोग शायद कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमको ये भी पता है उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है। तो सिग्मा क्या रहेगा, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दैट लार्ज शीट, अगेन ऑन वन साइड ऑफ द शीट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ये क्लियर है? ओके, सो एनीवे, यहाँ पे मैं अभी डिफरेंट कलर यूज करता हूँ।
So we'll say from this sheet at distance r, ओके, एक पॉइंट है जिसको मैं बोल रहा हूं P, ठीक है। अब ये जो पॉइंट P है, मुझे वहां पे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू द पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन द शीट, ये हमको निकालना है। अब ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ओके, सबसे पहले ये जो P है उसके आजू बाजू, या आप ऐसा भी बोल सकते हो, ओके, कीपिंग द पॉइंट P सेंट्रिक, ओके, इसके आजू बाजू मैं एक सर्कुलर छोटा सा एरिया बना देता हूं जिसको मैं बोलूंगा ds, ठीक है। और ये जो ds है ना, इसको मैं इस तरह से प्रोड्यूस कर रहा हूं पीछे की तरफ। इमेजिन करो एक सर्कल है और वो सर्कल को आप ऊपर लेके आ रहे हो, तो वो एक ट्यूब फॉर्म करेगा, समझ में आ रहा है, या एक सिलेंडर फॉर्म करेगा, ओके। जैसे एक बैंगल है, उसके ऊपर एक और बैंगल रखा, एक और बैंगल रखा, तो अगर ऐसे मैंने n बैंगल्स रख दिए तो वो क्या दे देगा आपको, ओके, इट विल फॉर्म व्हाट, अ सिलेंडर। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। ये जो फॉर्म करेगा वो क्या रहने वाला है, इट विल बी सिलिंड्रिकल, ओके, सिलिंड्रिकल शेप। मैंने ये किया, ये जो एरिया है उसको पीछे की तरफ क्या कर लिया, डेवलप कर लिया, ठीक है। और इस तरह से डेवलप किया है कि वो शीट में से आर पार जा रहा है, आर पार, या फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे इट इज गोइंग थ्रू द शीट सच दैट, आप ऐसा भी एज्यूम कर सकते हो कि ये जो सिलेंडर है, ओके, इसको अगर मैं थोड़ा और अच्छे इससे दिखाऊं डायग्राम को, तो ओके फाइन, ये कुछ इस तरह से होगा और ये यहां से आपको दिखेगा, ओके। ये ना, आप इसको मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। ये जो सिलेंडर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इमेजिनरी, ये इधर भी है, ये साइड पे भी है और ये साइड पे भी, ओके। तो हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि एक सिलेंडर है, ओके, इमेजिनरी सिलेंडर है और उसके बीच में से शीट पास हो रही है, ऐसा भी आप एज्यूम कर सकते हो। आई होप आपको आया समझ में। नहीं अगर आ रहा है समझ में तो प्लीज मुझे डाउट पूछना है, ठीक है। यस, एनीवे, तो ये जो पॉइंट है जहां पे वो शीट को टच कर रहा है, ओके, वहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है, तो ये हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, इट इज बेसिकली इक्वल टू आर, ये क्लियर है। और सिमिलरली पीछे भी जो डिस्टेंस है वो क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी आर, ओके। तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट पी है, तो मैं इमेजिन करता हूं कि जो सिलेंडर का जो पीछे वाला एरिया है वहां पे भी एक पॉइंट रहेगा जिसको मैं बोलूंगा पी डैश। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। यानी उसका कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट है, इक्विवेलेंट पॉइंट, शीट के ये साइड पे भी और ये साइड पे भी। हाँ, लेकिन ट्रू ये है कि हम लोग बोलते हैं शीट के एक ही साइड पे क्या है, हम लोग चार्ज एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर चार्ज एक ही साइड पे है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो कौन से साइड पे रहेगा, ओके। तो फर्स्ट थिंग इज, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ओके। अगर आप ये शीट को साइड से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक दिस, ओके। और ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि आपका जो चार्ज है वो हम लोगों ने ये साइड यूनिफॉर्मली क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसके जो लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, दे विल बी यूनिफॉर्म, एक दूसरे को क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। ये आपको आ रहा है समझ में। और एज्यूमिंग की जो शीट है वो बहुत ही थिन है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो चार्ज है, ये चार्ज का इफेक्ट ऐसा रहेगा कि वो यहां पे भी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लाइक दिस। ये आपको आ रहा है समझ में। तो ये कौन सा केस है, एज्यूमिंग द चार्ज इज ओनली ऑन वन साइड ऑफ द शीट, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। यस, तो ये जो चार्ज है विच इज प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ द शीट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बोथ साइड, ये वाला साइड भी और ये वाला साइड भी। ये क्लियर है। इसलिए मैंने जो गॉशियन सिलेंडर बताया हुआ यहाँ पे, ओके, अभी शीट है उसके लिए हम लोग गॉशियन ब्लॉक या गॉशियन स्पीयर नहीं कंसिडर करेंगे, विल कंसिडर व्हाट, अ गॉशियन सिलेंडर सच दैट वो जो सिलेंडर का जो बेस का एरिया रहेगा, ओके, और जो टॉप का एरिया रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कल, एक जो सिलेंडर होता है वो कैसे होता है, लाइक दिस, बराबर है। तो उसका टॉप का और जो बॉटम का एरिया होता है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ओके, तो वो क्या रहता है, इट इज अ सर्कल, सर्कुलर रहता है और उसका वैल्यू कितना रहता है, पाई आर स्क्वायर।
लेकिन फिलहाल ये जो एरिया है, ओके, इसको आप ds बोल सकते हो या इसको ही आप a भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, वो आगे देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस एरिया रहने वाला है, ओके, तो अभी हम लोग बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको हमारा पॉइंट P बताऊं, तो हमारा पॉइंट P कुछ यहाँ पे है, ठीक है। अगेन मैं अलग कलर यूज कर लेता हूं, यानी आपको और क्लियर रहेगा। पॉइंट P के आजू बाजू मैंने एक एरिया कंसिडर किया है लाइक दिस, ओके। अब ये एरिया आपको एक्चुअली दिखेगा भी नहीं, आप सिर्फ ये सिलेंडर को साइड से इस तरह से देख पाओगे, यानी आपको एक एज दिखेगा। और परफेक्टली अगर आप इसको साइड से देख रहे हो तो ये आपका हुआ गॉसियन सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर, जो हम लोग पॉइंट से कंसिडर कर रहे हैं। इंक्लाइन वे में देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, या जो टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये डायग्राम काफी क्लियर है, ओके, ये आपको आ रहा है समझ में। लेकिन अगर हम लोग उसको एकदम परफेक्टली साइड से देखते हैं तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये वाला जो लेंथ है वो क्या है, इट इज r। और इक्वल लेंथ मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं, पीछे के साइड में भी कंसिडर कर रहा हूं, ओके। यानी जहां पे हम लोग चार्ज नहीं है, जो साइड पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं वो साइड पे भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहा हूं और गॉसियन सिलेंडर का पार्ट कंसिडर कर रहा हूं। ये क्लियर है, ठीक है। एनीवे, अब बोलने का मतलब क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन AT। तो ये जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे इट विल ऑल्सो व्हाट, एनक्लोज सम अमाउंट ऑफ चार्ज, ओके। अब बोलने के लिए मैं कैसे बोलूंगा कि अगर मैं यहां से एक गॉसियन सिलेंडर कंसिडर कर रहा हूं तो ये पूरे प्लेट के ऊपर चार्ज है, लेकिन इतने एरिया में भी कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा, ओके। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये जो सर्कल है जिसको ये जब ये इंटरसेक्ट करेगा तो ये एरिया में भी कुछ ना कुछ तो चार्ज रहेगा, ओके। जब वो इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ओके। तो मैं बोलूंगा लेट द बेस एरिया ऑफ गॉसियन सिलेंडर, बेस एरिया यानी क्या है, ये जो ds हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, गॉसियन सिलेंडर b ds इक्वल टू a। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जब वो इनफाइनेटली लार्ज शीट में से पास हो रहा है तो जितना चार्ज वो होल्ड करेगा, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे देयरफॉर द चार्ज हेल्ड बाय द एरिया, आप उसको ds बोल सकते हो या a बोल सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो एकदम सिंपल है, सिग्मा इनटू द गिवन एरिया, ठीक है। एंड सिंस वी आर सेइंग द चार्ज इज ओनली ऑन वन साइड, ओके, तो जब मैं सिग्मा भी डिफाइन करूंगा तो वो एक साइड के लिए फिलहाल डिफाइन कर रहा हूं, ओके। तो ये साइड के लिए जो सिग्मा रहेगा वो क्या रहेगा, ओके, यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, उसको अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इतने सर्कल में कितना चार्ज है वो हमें मिल जाएगा, ओके। तो हम लोग बोलेंगे द चार्ज हेल्ड बाय द एरिया विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू a व्हिच इज नथिंग बट इक्वल टू स्मॉल q बोल देता हूँ। अब ये स्मॉल q क्या है, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये जो गॉसियन सिलेंडर है, ओके, वो अपने अंदर कितना चार्ज होल्ड कर रहा है, ओके, वो जो चार्ज का वैल्यू दैट इज व्हाट, स्मॉल q। ये क्लियर है, ओके। तो अभी जो इसका गिवन डेटा है वो थोड़ा हम लोग रीड कर लेते हैं, ओके। तो हम लोग बोल रहे कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, by symmetry the electric field is perpendicular to the plane sheet and directed outwards having same magnitude at a given distance on either side of the sheet, okay। तो ये जो पार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी शीट के दोनों साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, पहली बात यूनिफॉर्म है, ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैसा है, वो इक्वली स्पेस्ड है, ऐसा समझ लो। उसके जो लाइंस ऑफ फोर्स रह गए वो कैसे रह गए, पैरेलल रह गए, ठीक है। दूसरी बात हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओके, यूनिफॉर्म लाइंस ऑफ फोर्स या फिर पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स के साथ हम लोग बोल रहे हैं, ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट, ओके, यस, या उसको नॉर्मल भी बोल सकते हैं, एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स एंड हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एट अ गिवन डिस्टेंस ऑन ईदर साइड ऑफ द शीट, ओके। यूनिफॉर्म बोलने से अच्छा मैं ऐसे बोलूंगा, ओके, कि ये एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, लाइंस ऑफ फोर्स, इतना समझ लो। हाँ, मैं ऐसे बोलूंगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा डेफिनेटली फील्ड का वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो r का वैल्यू है बहुत ज्यादा नहीं है, जो r है उसका वैल्यू क्या है, इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द एंटायर एरिया ऑफ द शीट।
तो ऐसे केस में आप बोल सकते हो अगर ये r का वैल्यू इज वेरी स्मॉल, ओके, इफ r इज वेरी लेस, okay, you can say the field can be considered as a uniform electric field. Uniform electric field यानी क्या, जिसका वैल्यू हम लोग क्या रहता है, ज्यादा चेंज नहीं होता है, ओके, यस, ऑलमोस्ट क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। एनीवे, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि हमको ये समझना है कि जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो इस सिलेंडर में से कैसे पास हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रेड इससे दिखा देता हूँ। जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो इस तरह से पास होने वाले, लाइक दिस। ये आपको आ रहा है समझ में? अब ऐसे केस में आप बोलोगे कि सर ये जो हमारा एरिया है, ओके, यानी जो सर्कुलर एरिया है, इस तरह से दिखा देता हूं मैं, तो उसका जो ds वेक्टर है वो ऐसे आएगा, ओके। आप इसको वेक्टर ए भी बोल सकते हैं, मैं इसको ds वेक्टर ही बोलता हूं। और जो लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास हो रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, और जो ds वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, एक्चुअली ये केस में क्या हो रहा है कि जो हम लोग बोल रहे हैं बेस एरिया, यानी जो सर्कल एरिया है, उसका जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो क्या है, पैरेलल है, ओके। तो मैं ऐसा बोलूंगा, फॉर सर्कुलर एरियाज ऑफ सिलेंडर, ओके, वेक्टर E and ds vector are parallel, okay, parallel and in same direction. तो अगर उनका डायरेक्शन भी सेम है तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे, ये वाले केस में थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, 0। मैंने आपको कल ही बताया हुआ है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा रहा और ये ds रहा, ओके, एरिया वेक्टर, इफ दिस इज ds एंड दिस इज E, तो इनके बीच में जो एंगल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज थीटा। ये आपको आ रहा है समझ में? लेकिन ये वाले केस में हम लोगों ने क्या बोला हुआ है कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर कैसा है, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस। जो शीट है उसको क्या है, परपेंडिकुलर है, पहली बात ये। तो हम लोग बोलेंगे जो लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, लाइंस ऑफ फोर्स भी कैसे निकल रहे हैं, परपेंडिकुलर, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही रीड किया, ठीक है। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा जो वेक्टर ds है और वेक्टर E जो है, ओके, तो दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा, 0 रहेगा, ओके, थीटा का वैल्यू 0 रहने वाला है। और ऐसे केस में मैं बोलूंगा वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, ओके, विल बी इक्वल टू व्हाट, E ds cos of 0, which is going to be what, E ds into 1. So vector E dot vector ds is equal to E into ds. ये एक साइड के सर्कल के लिए होगा। सिमिलरली मैं बोलूंगा ये साइड का भी जो सर्कल है, ओके, उसमें से भी जो लाइंस ऑफ फोर्स पास हो गए उसके लिए भी ये ट्रू रहेगा, ओके, यस। तो मैं बोलूंगा ये एक साइड के लिए हो गया, लेट अस से ये जो साइड है सिलेंडर का, इसको मैं ए बोल देता हूँ और ये साइड को बी बोल देता हूँ, ओके। तो मैं ऐसा बोलूंगा फ्लक्स पासिंग थ्रू साइड ए इज इक्वल टू व्हाट, ई इंटू डी एस, एंड ऑल्सो फ्लक्स पासिंग थ्रू साइड बी, ओके, विच इज एट द सेम डिस्टेंस आर, उसका भी वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी ई इंटू डी एस। इसके पीछे रीजन क्या है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि शीट के दोनों साइड पे, ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म या सिमिलर है या सेम है। यूनिफॉर्म तो नहीं बोलूंगा, दोनों साइड की कंडीशंस क्या है, ओके, दे आर अलाइक, यानी यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ये साइड पे भी। यहां तक क्लियर है क्या? ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि अगर आपको याद होगा जो पिछला वाला केस था उसमें हम लोगों ने क्या किया था ना, यहां पे ds कंसिडर किया था कर्व सरफेस पे, ओके। तो वहां पे कर्व सरफेस का जो ds वेक्टर था वो E वेक्टर को पैरेलल था। देखो जो कर्व सरफेस का ds वेक्टर है ना, ओके, वो वेक्टर E को पैरेलल था, यानी वहां पे थीटा का वैल्यू क्या था, 0। और जो ऊपर के सर्कल और नीचे का जो सर्कल था, तो उसका अगर मैं एरिया वेक्टर बनाता हूं, ओके, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है उसमें थीटा का वैल्यू 90 आता है, ओके। अब ये केस में उल्टा हो रहा है। उल्टा यानी क्या हो रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो सिलेंडर का, ओके, ये पॉइंट का जो एरिया है और ये पॉइंट का एरिया है, दोनों के जो वेक्टर्स है, ओके, दे आर मेकिंग व्हाट, 0 डिग्री, जो हम लोगों ने यहां पे दिखाया हुआ है। जैसे दिस इज योर वेक्टर ds और ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ओके, यहाँ पे जो दिखाया हुआ है मैंने, लाइक दिस, ओके। तो E एंड ds के बीच में थीटा क्या है, 0। लेकिन अगर मैं ds कर्व सरफेस पे कंसीडर करता हूँ,
तो हमारा ds वेक्टर कैसा रहेगा कर्व सरफेस के लिए, लेट अस से उसको ds डैश बोल देता हूँ। तो ऐसे केस में जो ds डैश है और जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे हैं उनके बीच में एंगल क्या रहेगा, इट विल बी 90। और ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे अगर एंगल 90 है तो जो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds जो रहेगा फॉर कर्व सरफेस एरिया, ओके। देखो जब गॉसियन सरफेस में हम लोग कंसीडर करते हैं तो टोटल एरिया कंसीडर करते हैं। टोटल एरिया यानी जब इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो वो टाइम पे जो कर्व सरफेस एरिया रहेगा उसके लिए हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर रहेगा उसके बीच में एंगल क्या रहेगा, 90। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds क्या हो जाएगा, ई ds cos 90, बट cos 90 क्या है, इट इज 0। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए अभी हम लोगों को कंसिडर नहीं करना है। पिछले टाइम कर्व सरफेस के लिए कंसिडर किया था, लेकिन जो सर्कुलर एरिया था उसको निग्लेक्ट किया था, इन्फाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर। लेकिन यहाँ पे हम लोग ओके जो सर्कुलर एरिया है वो कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है उसको क्या कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं। ये समझे आपको, डायग्राम को ध्यान से देखो, ओके। इसलिए यहाँ पे अभी जो कर्व सरफेस एरिया है वी आर गोइंग टू निग्लेक्ट इट, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। To find the electric field due to charged infinite plane sheet at P, we consider a Gaussian surface around P in the form of cylinder having cross-section area A and length 2r with its axis perpendicular to the plane sheet. तो ये तो हम लोगों ने बेसिक कंडीशन डिस्कस किया हुआ है, ओके। नाउ द प्लेन शीट passes through the middle of the length of the cylinder such that the ends of the cylinder, okay, called एंड कैप्स P एंड P डैश, जिसको हम लोगों ने A एंड B बोला हुआ है, जो साइड्स बोले हुए A एंड B, ओके। मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये जो साइड है, ओके, दिस इज योर साइड A एंड दिस इज योर साइड B। तो इसको बोलो क्या बोल रहे हैं, एंड कैप बोल रहे हैं एज P एंड P डैश, ठीक है। यस, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि जो शीट है वो गॉसियन सरफेस के एग्जैक्टली सेंटर में से पास हो रही है, ठीक है। और क्या बोला हुआ है उन्होंने, बाय सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट राइट एंगल्स टू द एंड कैप्स, ओके। ये भी डिस्कस किया हुआ है कि जो ये एंड कैप्स है, ओके, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलने वाला है, परपेंडिकुलर निकलेगा एट 90 डिग्री। इसलिए जो उसका ds वेक्टर है, देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से कैसे पास हो रहा है, परपेंडिकुलरली, और जो इसका ds वेक्टर है वो भी कैसा है, परपेंडिकुलर है। ये आपका ds है। मैं वापस रिपीट ये करता हूं कि जो ds वेक्टर है क्या है, इट इज एरिया वेक्टर, अ वेक्टर विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द गिवन कंसिडर्ड एरिया। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। यस, सो बेस्ड ऑन दैट हम लोग बोलेंगे again by symmetry the electric field is at right angles to the end caps and away from the plane. Its magnitude is same at P and P dash. The flux passing through the curved surface area is 0. ये डिस्कस किया था हम लोगों ने, ओके। As the electric field is tangential to the surface, ओके। जो फ्लक्स हम लोग बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया से पास होगा, ओके। तो एक्चुअली कर्व सरफेस एरिया से पास ही नहीं हो रहा है फ्लक्स। टेक्निकली आप देखो जो ये लाइंस है, ओके, वो किस में से निकल रही है बाहर, तो एंड कैप्स में से बाहर निकल रही है, ओके। यानी ए एंड बी से बाहर निकल रही है। लेकिन यहां से कुछ निकल रहा है क्या, नहीं। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ये फॉर्म में मैथमेटिकली आप बता सकते हो, ओके, फॉर कर्व सरफेस एरिया, ओके, जो मैं बोलूंगा फ्लक्स रहेगा, ओके, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फ्लक्स फॉर कर्व सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट, ई ds cos ऑफ 90, और उसका भी वैल्यू मैथमेटिकली कितना आने वाला है, cos 90 इज 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0। एंड डायग्रामेटिकली आप ये देख सकते हो कि जो भी लाइंस निकल रहे हैं वो एंड कैप्स में से निकल रहे हैं, जो सर्कुलर कैप्स है। कर्व सरफेस में से एक भी लाइन नहीं निकल रही है, इसलिए उसमें से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। ये अभी आपको क्लियर हुआ है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट व्हाट विल से इज, ओके, द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज गिवन बाय, ओके। अब जो गॉसियन सरफेस है तो उसका जो इफेक्टिव एरिया है वो क्या है, सिर्फ एंड कैप्स का एरिया है। यानी जो हम लोग सिलेंडर कंसिडर कर रहे हैं, ओके, वो सिलेंडर के जो एंड कैप्स हैं, ओके, उसमें से ही फ्लक्स पास हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ऐसे केस में, ये पार्ट को मैं हाईलाइट कर देता हूं, वील से द टोटल फ्लक्स इज नथिंग बट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई ds फॉर, ओके, एंड कैप P एंड साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई ds फॉर P डैश, ठीक है। यस, अच्छा, इसमें भी आपको ये ध्यान में रखना है, मैं ये पार्ट थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ओके। तो ये साइड का एरिया मैंने क्लियर किया हुआ है, ठीक है। यस, तो जब हम लोग बेसिकली टोटल फ्लक्स निकालेंगे, वो टोटल फ्लक्स जो रहने वाला है that will be total flux that is passing through Gaussian cylinder, okay, will be equal to what, तो आप चाहिए तो सिंपली ऐसे लिख सकते हो, the flux that is passing through the end caps, ये ना, okay, cyclic integral of E ds बराबर है, okay, this is for what,
चाहिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, दिस इज फॉर P प्लस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ अगेन EDS, दिस इज फॉर P डैश। और अगर आपको P एंड P डैश नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पे आप A एंड B यूज कर सकते हो। अब ये जो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E इंटू DS जो है, तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DS, ओके, और विल से P प्लस यहां से भी आप E को बाहर निकाल लो, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DS फॉर P डैश, ओके। यस, तो ये केस की मैं यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर देता हूँ और मैं बोलूंगा जो DS है, ओके, यस, तो DS को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो एक्चुअली DS को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द कैप ही मिलेगा, ओके। और वो जो एरिया ऑफ द कैप है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था बेसिकली DS एंड A जो है, ओके, आप उसको सेम कंसिडर कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन DS जो रहने वाला है वो और कुछ नहीं रहेगा, इट विल बी सिंपली व्हाट, ओके, एरिया ऑफ द कैप, यानी हो जाएगा E इंटू ए, एरिया ऑफ द कैप यानी क्या, एरिया ऑफ द सर्कल, ओके, सर्कल ऑफ द सिलेंडर, ओके। जो हम लोग बोलते हैं सिलेंडर रहता है तो उसके जो दो सर्कल्स है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ओके। सो दिस विल बी E इंटू ए प्लस E इंटू ए, सो 5 विल बी इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस E इंटू ए। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग गॉस लॉ यूज करते हैं, ओके, सो व्हाट विल से इज, ओके, द टोटल फ्लक्स दैट पासेस थ्रू द गॉसियन सर्फेस इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, ओके, the ratio of the net charge enclosed by that surface to the permittivity of the medium, okay, ये तो हम लोगों को पता है। based on that मैं बोलूंगा कि phi is also equal to what, the total charge that is enclosed by it। अब total charge enclosed by it क्या है, तो वो हम लोग बोलेंगे that will be nothing but sigma into the area, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या है, ये सेम ही है, ओके। तो सिग्मा इंटू DS के जगह पे क्या बोल देता हूं मैं, इट इज गोइंग टू बी सिग्मा इंटू ए अपॉन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान में रखना है, जो एरिया है वो एक ही साइड का आपने कंसीडर करना है, ओके। जैसे ये वाला एरिया कंसीडर करना है क्योंकि चार्ज सिर्फ यहाँ पे है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि सर लाइंस ऑफ फोर्स आपने दोनों साइड पे कंसीडर किया, तो जब आप चार्ज निकालोगे तो चार्ज क्या होना चाहिए, सिग्मा इंटू दिस एरिया ऑल्सो एंड दिस एरिया ऑल्सो। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, ओके, कि चार्ज सिर्फ ये साइड पे है, तो यहाँ पे जो सर्कल, ओके, इंटरसेक्ट होने वाला है लाइक दिस, सिर्फ उसका एरिया हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ओके। इसलिए मैंने क्या लिखा है, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, विच इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, यू कैन से ट्वाइस E इंटू ए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसमें से हम लोग बोलेंगे कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस E इंटू ए, एरिया कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो E मिलेगा आपको दैट विल बी नथिंग बट सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया आपका, ओके, इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, यस, एट अ पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम अ इनफाइनाइटली, ओके, लार्ज शीट, ओके, विच हैज अ चार्ज, विच हैज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ओके, और जिसका हम लोग बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, इट इज नथिंग बट सिग्मा, ओके। तो यही आपका बेसिक डेरिवेशन है। ओके, यस, ओके, आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया है, ठीक है, यस, ओके। अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो आपने ग्रुप पे पूछना है। एनीवे, विल मूव टू द सॉल्व्ड एग्जांपल, एग्जांपल 8.3, द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ लार्ज फ्लैट शीट, ओके, यस, इज 3 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ओके, ये जो लार्ज फ्लैट शीट ऑफ चार्ज, ओके, एनीवे, द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ लार्ज फ्लैट शीट इज गिवन एज 3 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ओके। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point just near the surface of the sheet, okay। तो at a point just near the surface of the sheet, यानी जब r का वैल्यू बहुत कम है, तो ऐसे केस के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला क्या किया हुआ है, डिराइव किया हुआ है, E इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले जो सिग्मा दिया हुआ है आपको, तो आप चेक करो वो माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर में दिया है, माइक्रोकूलम यानी कितना होता है, तो 10⁻⁻⁶ कूलम। तो आपका सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 3 इंटू 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये क्लियर है। और जो आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहेगा E, दैट विल बी व्हाट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी 3 इंटू 10⁻⁻⁶, ओके, अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट का। अभी यहाँ पे उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक किया हुआ है, ये 3 इंटू 10⁻⁶ होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे अपॉन 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 होना चाहिए, ओके। तो इन्होंने यहाँ पे +6 और +12 दिया है, ये गलत है।
यहाँ पे -6 होना चाहिए और ये -12 होना चाहिए। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, ओके, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल कम एज 1.7 इंटू, ओके, 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ओके, ये आप एक बार कैलकुलेशन खुद करके देखो। ओके, इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, तो क्लियर कर देता हूँ मैं। तो एनीवे, दिस इज गोइंग टू बी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, which is 3 into 10⁻⁻⁶ upon 2 into, okay, यहाँ पे कितना है 8.85 into 10⁻12 होना चाहिए। ओके, तो 10⁻12 ऊपर जाके ये आपका बन जाएगा, इज गोइंग टू बी 10⁻6 प्लस 12 अपॉन 2 इंटू 8.85, यानी ये आपका हो जाएगा 17.7। ओके, यस, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ओके, 3 इंटू 10⁻6 अपॉन 17.7, विच इज नथिंग बट इक्वल टू, इसको आप क्या करोगे 30 अपॉन 17.7 कर लो इंटू 10⁵। ओके, एंड 30 अपॉन 17.7, तो यहाँ पे उन्होंने जो 1.7 दिया है, ओके, अप्रोक्सीमेटली उतना ही आएगा आंसर। ओके, क्योंकि 17 स्क्वायर जो है वो 289 है। ओके, तो 17.7 इंटू अगर मैं 17 करता हूँ, ओके, तो उसका ऑलमोस्ट 300 के आसपास आंसर आएगा। ओके, एनीवे, आपका आंसर आएगा 1.7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, या फिर आप वोल्ट पर मीटर में भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो न्यूटन पर कूलम में देते हैं। ठीक है, यस। एनीवे, अगर आपने ये कॉपी किया है तो ये पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यस। अच्छा, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यस। अब एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ठीक है, यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात ध्यान में रखना है। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक जो चार्ज होता है उसके आजू बाजू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, ओके, वो हम लोग किससे देते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से देते हैं। सिमिलरली, जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, उसका एक और पैरामीटर हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको जनरली कैसे बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ओके, एट अ गिवन पॉइंट P इनसाइड अ फील्ड। ओके, अब वो एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है वो हमें समझना है। ठीक है, यस। तो पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक जो है, ओके, जो हम लोगों ने सीखा हुआ है, उसमें एक कंसेप्ट है ईएमएफ का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट क्या है, हम लोग बोलते हैं इट इज वोल्ट। ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो भी क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज इन वोल्ट। अब बेसिकली ये है क्या है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो वॉट वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। ओके, लेकिन कैसे, तो वो हमें आगे देखना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी से electrostatic potential energy is the work done against the electrostatic forces to achieve a certain configuration of charges in a given system. Okay, ये ना बोलने का मतलब ये है कि if there are existing charges in a given space, okay, तो वो existing charges का उनका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं एक नया चार्ज लेके आता हूँ, ओके, तो डेफिनेटली क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, अगर मैं बोल रहा हूँ सबके सब लाइक चार्जेस, ओके, इमेजिन करते हैं एक ही, चलो मल्टीपल चार्जेस की जगह पे मैं बोलता हूँ एक ही सिंगल चार्ज है। ठीक है, और वो एक बड़ा चार्ज है, उसको मैं प्लस क्यू बोल देता हूँ। ओके, यहाँ पे एक डायग्राम भी बना लेता हूँ। लेट अस से ये एक चार्ज है, इसको मैंने प्लस क्यू बोला मैं। ठीक है, यस। और हम लोग बोल रहे हैं कि उसके पास एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। ओके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि इफ दिस स्मॉल प्लस क्यू टेस्ट चार्ज इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल प्लस क्यू, तो ऐसे इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इट विल एक्सपीरियंस रिपल्शन। ओके, और वो जो रिपल्सिव फोर्स रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, यानी स्मॉल प्लस क्यू या जो टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा। ओके, यस, और वो फोर्स कैसा रहने वाला है, रिपल्सिव फोर्स रहेगा। और यहाँ पे हम लोग एक्चुअली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी डिफाइन करते हैं, विच इज नथिंग बट द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, ओके, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू। ये तो आपको हम लोगों ने पहले भी रिवाइज किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अभी ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो किसकी है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, विच इज प्रोड्यूस बाय व्हाट, ओके, प्लस क्यू। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्लस क्यू है, अगर मुझे इसको थोड़ा और क्लोज लेके आना है, लेट अस से कि ये जो डिस्टेंस है, ओके, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, इसको मैं बोल देता हूं R1, और आप इसको थोड़ा सा और क्लोज लेके आना चाहते हो।
ओके, एट अ डिस्टेंस R2, ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो अगर आपको उसको R1 से R2 पे लेके आना है ये चार्ज को, ठीक है, तो आपको ये जो अप्लाइड फोर्स जो रहेगा आपका, ओके, FA, दैट शुड बी व्हाट, FA मस्ट बी, ओके, एटलीस्ट इक्वल टू FA ने क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और इट शुड बी इक्वल टू और स्लाइटली ग्रेटर भी रहा तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, जो प्लस क्यू है उसको हम लोग मूव करेंगे। बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ओके, और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा ये आपको ध्यान में रखना है, ओके, कि जब आप उसके अगेंस्ट एक अप्लाइड फोर्स लगाते हो, ओके, तो वो जो अप्लाइड फोर्स है, ओके, वो क्या करेगा, इट विल ट्राई टू मूव चार्ज, ओके, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम लोग बोलेंगे जो भी यहाँ पे आप वर्क करोगे, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ओके, पोटेंशियल एनर्जी, ओके, या फिर इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, सिंस एवरी सिस्टम ट्राइज टू अटेन द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, वर्क इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी डन टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, ओके, यानी अगर आपको कोई नया चार्ज, ओके, ऐड करना है तो उसके लिए आपको कुछ एफर्ट लेना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। यस, अभी यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है, वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल एंड unlike charges attract each other. A charge exerts a force on any other charge in its vicinity. Some work is always done to move a charge in the presence of another charge. Okay? अब कभी कभी क्या हम लोग बोलते हैं कि ये जो वर्क है, ओके, तो ये जो वर्क रहता है, इट इज ऑल्सो डन बाय द फील्ड एंड इट इज ऑल्सो डन अगेंस्ट द फील्ड। तो जो भी वर्क हम लोग अगेंस्ट द फील्ड करते हैं, ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके, पोटेंशियल एनर्जी। अभी आप बोलोगे सर इसका एग्जांपल क्या है, तो एकदम सिंपल है कि एक प्लस क्यू चार्ज है और उसके एकदम क्लोज में स्मॉल प्लस क्यू को लेके आया। अब ये स्मॉल प्लस क्यू क्या होगा, रिपेल होगा। जब ये रिपेल होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, और वो जब पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, द वर्क डन विल बी बाय व्हाट, बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। बोलने का मतलब क्या है, ऐसे केस में जब रिपल्शन हो रहा है तो हम लोग कोई उसमें फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है वो खुद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे द वर्क इज डन बाय द फील्ड। लेकिन जो वर्क हम लोग अगेंस्ट द फील्ड करते हैं, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो एनीवे, some work is always done to move a charge in the presence of another charge. Thus, the potential energy arises from any collection of charges. Consider a positive charge Q fixed at some point in space. For bringing any other positive charge close to it, work is necessary. ठीक है, ये पॉइंट को भी क्या करता हूं मैं, हाईलाइट कर लेता हूं, ओके। दिस वर्क इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ओके, यस। अब ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, द वर्क डन अगेंस्ट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is nothing but equal to increase in potential energy of the system. ये जो change है ना, ये change अगर हम लोग बोल रहे हैं if we are doing work against the electric field, तो जो भी आप वर्क करेंगे वो क्या करेगा, it will increase the overall electrostatic potential energy of the system. Okay, yes, हम लोग बोलते हैं this is nothing but equal to vector f dot vector dr. dr यानी क्या है, तो displacement, और f dot dr, तो it is going to be what, जैसे हम लोग बोलते हैं work is a scalar product, तो उसको हम लोग बोलते हैं इट इज इक्वल टू du. du इज नथिंग बट इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ चार्ज इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस dr एंड अ फोर्स f इज एक्सर्टेड ऑन द चार्ज। अब आपको ये बात ध्यान में रखना है, ये जो फोर्स f एक्सर्ट कर रहे हैं ना, इट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, ऑफ रिपल्शन। ये क्लियर है। अब वही डेरिवेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला मैं, ओके, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज प्लस क्यू, ओके, प्लेस्ड एट ओरिजिन O, ओके, ये ना पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे हम लोगों ने, ओके, कैपिटल प्लस क्यू रखा हुआ है। लेट अ स्मॉल चार्ज प्लस क्यू नॉट बी ब्रॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच आर एट रिस्पेक्टिव डिस्टेंस r1 एंड r2 फ्रॉम पॉइंट O, ठीक है। अब ऐसे केस में ये डायग्राम थोड़ा मैं और नीट बना लेता हूं। तो बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं कि एक चार्ज है प्लस क्यू, ओके, यस, और हम लोग एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया हुआ है, ओके, दैट इज टेकन एज r1, ठीक है। इनिशियली फिलहाल मैं ऐसे बोलूंगा कि हम लोग बोलते हैं लेट अस से दिस टेस्ट चार्ज इट इज एट
थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ। इट इज एट एनी रैंडम डिस्टेंस आर। ओके, फिलहाल मैं इसको आर बोल देता हूँ, ठीक है। यस, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होगा जिसको मैं एफ ई बोल देता हूँ, ठीक है। यस, तो इसको मैं वेक्टर एफ ई बोल देता हूँ। और एफ ई जो रहेगा वेक्टर एफ ई, उसको कैसे देंगे हम लोग, इट विल बी 1/4πε0 एज्यूमिंग प्लस क्यू, यानी कैपिटल प्लस क्यू एंड स्मॉल प्लस क्यू दोनों हम लोगों ने फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखा हुआ है। तो उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा 1/4πε, ओके, एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यस, और इसका जो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन देने के लिए मैं एक यूनिट वेक्टर का यूज करूंगा। तो जो यूनिट वेक्टर रहेगा सॉरी तो जो यूनिट वेक्टर रहेगा वो हम लोग इस तरह से दिखाई देंगे। तो वो आपका फ्रॉम कैपिटल प्लस क्यू टू स्मॉल प्लस क्यू रहने वाला है, ओके, जिसको हम लोग आर कैप बोल देते हैं। ये हो गया आपका आर कैप, ओके। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड, ये फोर्स का। और आर कैप जो है वो उसका डायरेक्शन दिखा रहा है। देखो, आर कैप और एफ ई का डायरेक्शन क्या है, सेम है। एफ ई इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन दैट इज एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, ओके, बाय द कैपिटल प्लस क्यू चार्ज, ओके। ये आपको आ रहा है समझ में। कैपिटल प्लस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट कर रहा है ऑन स्मॉल प्लस क्यू चार्ज। अब ऐसे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी मैं एक अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं जिसको मैं बोलूंगा लेट अस से एफ। अब ये जो अप्लाइड फोर्स है, तो जो अप्लाइड फोर्स है हम लोग बोलेंगे उसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज सेम एज एफ ई, लेकिन जो उसका डायरेक्शन है वो क्या है, तो इट इज टोटली अपोजिट, यानी 180 डिग्री में ये है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं ऑन चार्ज स्मॉल प्लस क्यू, वो क्यों लगा रहे हैं, तो हम लोगों को स्मॉल प्लस क्यू क्या करना है, थोड़ा सा मूव करना है। तो जो हम लोग उसको मूव करेंगे, लेट अस से दैट डिस्टेंस इज व्हाट, या वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं बोल देता हूं, ये उसका इनिशियल पोजीशन था और उसको मैं ये नए पोजीशन पे लेके आया हूं। ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं बोल देता हूं डी आर। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। या फिर ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी वेक्टर डी आर। तो मैं बोलूंगा कि सिंस वी आर ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज अगेंस्ट व्हाट, द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, उसको रिपेल कर रहा है, और हम लोग उसके जो कैपिटल प्लस क्यू उसके और क्लोज लेके जा रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा डी डब्ल्यू, विच विल बी नथिंग बट द अप्लाइड फोर्स एफ इनटू जो डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है। तो हम लोग बोलते हैं वर्क क्या है, इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डी आर है। तो हम लोग बोलते हैं जो अप्लाइड फोर्स एफ है दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एफ ई डॉट डी आर। तो आप ये जो डेरिवेशन में लिख रहा हूँ ना वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक के मेथड को शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। तो जो माइनस एफ ई है, तो उसमें एफ ई का वैल्यू जो है वो हम लोग इक्वेशन 1 से डाल देते हैं। एफ ई का वैल्यू क्या, इट इज 1/4π एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप, ओके, इंटू डी आर। अब आर कैप डॉट डी आर इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो डी डब्ल्यू ऐसे ही रहने देता हूं मैं, दिस इज गोइंग टू बी -1/4π एप्सिलॉन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये भी दोनों वेक्टर ही है, लेकिन ये दोनों वेक्टर में जो डायरेक्शन है तो हम लोग बोलेंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। आर कैप जो है वो ये डायरेक्शन में, और जो डी आर है वो आप देखिए वो ये डायरेक्शन में, यानी डी आर इज टूवर्ड्स द लेफ्ट और आर कैप इज टूवर्ड्स द राइट। तो हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप क्या रहने वाला है, तो इट इज गोइंग टू बी आर कैप इज यूनिट वेक्टर, तो हो जाएगा 1। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी आर क्या रहेगा, इट विल बी डी आर इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री या पाई रेडियन। एंड व्हाट इज कॉस ऑफ पाई रेडियन, तो हम लोग बोलेंगे दिस विल बी, ये जो पूरा वैल्यू रहेगा ये वैल्यू क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी -1। तो ये -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1। तो ये हो जाएगा आपका +1/4π एप्सिलॉन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। इसको मैंने क्या बोल दिया, डी डब्ल्यू। लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब सॉरी, यहाँ पे जो डायग्राम बनाया हुआ है, ओके, वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ ना, क्लियर कर देता हूँ, ओके। तो क्लियर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब ये थोड़ा सा हमको टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाना है, ओके, आपको समझ में आएगा। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है हम लोगों ने वो एज इट इज ही रहेगा। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये प्लस क्यू से जो स्मॉल प्लस क्यू है टेस्ट चार्ज है,
Let us say it is initially at a distance r1, ओके, ठीक है, ये आपका dw था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं वो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। अभी ये जो आर कैप है, ओके, इसका रोल खत्म हो चुका है, ओके, यस, इसके ऊपर आपने ध्यान नहीं देना है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि लेट अस से कि जो प्लस क्यू है इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r1, ठीक है, और आप ये प्लस क्यू पे फोर्स अप्लाई करते हो और इसको मूव करते हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय कैपिटल प्लस क्यू, और आप इसको एक नए पोजीशन पे लेके आते हो सच दैट कि वो जो पोजीशन है इट विल बी ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम व्हाट, ओके, यानी पहले जो r1 पे था वो अब आप उसको कहां पे लेके आए, r2 पे लेके आए, ओके, यानी आपने उसको ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पहले वो ये पॉइंट पे था, अब आपने उसको क्या किया है, मूव करके ये पॉइंट पे लेके आए हो, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ये जो वर्क आप कर रहे हो, ओके, आप क्या कर रहे हो, उसको कैपिटल प्लस क्यू के क्लोज लेके जा रहे हो, और जब आप वो वर्क करोगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, क्योंकि डेफिनेटली कैपिटल प्लस क्यू क्या करने वाला है, स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा, आप फोर्सफुली उसको लेके जा रहे हो, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो टोटल वर्क होने वाला है तो उसको कैसे लिखेंगे, टोटल वर्क डन विल बी नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बिटवीन द लिमिट्स r1 टू r2, यानी इनिशियल पोजीशन r1 था, r1 से आप r2 लेके आ रहे हो, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, दिस विल बी ओके इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स r1 टू r2, ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन r स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। अब आप लोगों ने, सब लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है, इसमें से जो भी कांस्टेंट टर्म्स है उसको निकाल देते हैं, ओके, मैं बोलूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, इंटू कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, स्मॉल क्यू भी कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया, बचेगा क्या हमारे पास, ओके, सो दिस विल बी 1 अपॉन इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स r1 टू r2 1 अपॉन r स्क्वायर डॉट डी आर, ये क्लियर है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो r⁻² इंटू डी आर बिटवीन द लिमिट्स r1 टू r2, ओके, और हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इज नथिंग बट x⁻n+1, ओके, अपॉन n+1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, ओके, ये हो जाएगा r⁻² अपॉन -2+1, ओके, और जो लिमिट्स रहेगा वो क्या रहेगा, r1 से r2 रहेगा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ब्रैकेट r⁻²+1, -2+1 क्या होने वाला है, -1, उसको मैं लिख देता हूँ 1/r, एंड डिनोमिनेटर में -2+1 है तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम -1, ओके, तो ये हो गया आपका -1/r एंड दिस इज द लिमिट फ्रॉम r1 टू r2, ओके, तो इसको मैं ये साइड पे लिख देता हूँ, फाइनली जो w रहेगा दैट विल बी व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, ओके, माइनस साइन जो है आप बाहर भी ले सकते हो, ओके, और आपके जो यहाँ पे लिमिट्स रहेंगे वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/r2 माइनस 1/r1, ओके, यस, तो आई होप आपको ये जो एक्सप्रेशन है वो समझ में आया। अब ये जो नेगेटिव साइन है, ओके, वो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग बोल रहे हैं द वर्क इज डन अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द सिस्टम, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। अच्छा, दूसरी बात ऐसा है इसमें, ओके, कि अगर हम लोग टेक्स्ट बुक में देखेंगे, ओके, तो टेक्स्ट बुक में, ओके, यहाँ पे जो ये स्टेप है जहां पे उन्होंने, ओके, ये माइनस साइन तो उन्होंने डायरेक्टली बाहर ले लिया, लेकिन ये दिस वन स्पेसिफिकली ओनली दिस मच r डॉट डी आर, ओके, ये जो है तो r कैप डॉट डी आर बार, ओके, इसका जो वैल्यू है, ओके, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट डी आर, और हम लोग बोलेंगे विद अ माइनस साइन, वो माइनस साइन ये माइनस साइन को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, टेक्स्ट बुक में उसको कंसीडर नहीं किया हुआ है, ओके। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया है, ओके, इट इज परफेक्ट, ओके, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि जो आर कैप है वो ये डायरेक्शन में, ओके,
ऐसा हम लोगों ने जो एजम्पशन लिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। आर कैप का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो जो आपका डी आर रहने वाला है, ओके, डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका कौन से डायरेक्शन में है, तो इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वो लॉजिक के हिसाब से इफ डी आर इज इन दिस डायरेक्शन, ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, दैट विल बी व्हाट 180 डिग्री। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। इसलिए आर कैप डॉट डी आर इट इज गोइंग टू बी व्हाट आर इंटू डी आर कॉस ऑफ पाई, ओके। आर या फिर मैं बोलूंगा 1 इंटू डी आर कॉस ऑफ पाई, ओके। तो इसलिए हमारा जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना उसको नेगेटिव साइन रहेगा, ओके। आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ओके, इट इज कमिंग डायरेक्टली विद अ पॉजिटिव साइन। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, यस। बट ये आपको यहाँ पे जो -1 है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इट इज वर्क डन अगेंस्ट व्हाट सिस्टम। ये क्लियर है, ओके। तो टेक्स्ट बुक में ये एक छोटा सा एरर है, ओके, जहां पे उन्होंने माइनस साइन इंट्रोड्यूस नहीं की, इसलिए एक माइनस साइन का क्या आ रहा है, यहाँ पे फर्क आ रहा है। ये क्लियर है, ओके। एनीवे हम लोग बोलते हैं दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटू 1/r2 माइनस 1/r1। ये क्लियर है आप लोगों को, ओके, यस। अच्छा, अभी ये जो एक्सप्रेशन है, ओके, ये आप लोगों ने क्या करना है, एज इट इज जैसे मैंने डेरिवेशन दिया है, ओके, वैसे ही लिखना है, ठीक है। अब इसमें कुछ केसेस है वो हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया है, ओके। हमारा यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, ओके, तो हम लोगों ने जो डी आर का डायरेक्शन है, ओके, और जो आर कैप का डायरेक्शन है वो क्या है, हम लोगों ने अपोजिट कंसिडर किया हुआ है, उसकी वजह से ये माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, यस। एनीवे आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ओके, यस। हमारा डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। दिस इज डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एग्जैक्टली क्या है वो हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।